हाय एवरीवन, चलिए फटाफट ध्यान दीजिएगा। सैम्पलिंग चैप्टर का थ्योरी पोर्शन जस्ट 15 मिनट्स हम पूरा की टेक अवे करने वाले हैं। आप मेरी इस वीडियो को 1.5 की स्पीड से सुन सकते हैं। मैं सारा थ्योरी आपको समझा दूंगा, कोई बहुत ज्यादा रेक्टिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। कुछ की पॉइंट्स को हम फटाफट ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो सिर्फ हमें इतनी सी बातें करनी है। सबसे पहले बात करते हैं सर सैम्पलिंग का बैकग्राउंड, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ अच्छे से पहले। सर सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? हमारे पास एक है एंटायर पॉपुलेशन, पर पॉपुलेशन के लिए मैं मीन, मीडियन, मॉड कुछ भी निकालूं, कोई भी स्टैटिस्टिक्स से कोई भी टर्म निकालूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ा डेटा है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, उस अननोन पॉपुलेशन के बारे में ओपिनियन फॉर्म करते हैं सैंपलिंग करके, और इसी स्टडी को हम कहते हैं सैंपलिंग सर्वे। करते कैसे हैं? वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू, कुछ चुने हुए लोगों को उठाते हैं और उनके बारे में हम मीन, मीडियन, मॉड निकालते हैं और हम एंटायर पॉपुलेशन के बारे में कमेंट फॉर्म कर लेते हैं। तो गाइस मैं यहां पे कहता हूं इट सैंपलिंग सर्वे इज द स्टडी। ये स्टडी है किसका? अननोन पॉपुलेशन का। बेसिस क्या है? उसको स्टडी करते कैसे हो सर? एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज को उठाते, कुछ लोगों को उठाते हैं और उनके ऊपर हम स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले लगाते हैं। जो उनका आउटकम आता है हम कहते हैं वही पूरा सैंपल पे अवेलेबल होगा। और दोस्तों जो आउटकम्स को आप उठाते हैं दोस्तों, उसको ही हम टेक्निकली कहते हैं सैंपल ऑब्जर्वेशन। और गाइस आप स्टडी किसका करते हैं? सैंपलिंग सर्वे पे हम अननोन पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। सो गाइस दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर सैंपलिंग। एक बार मेरे साथ यहाँ कीवर्ड बोलिए गाइस। सैंपलिंग क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ अननोन पॉपुलेशन। कैसे करते हैं? उसका बेसिस क्या है? बेसिस है दोस्तों एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को लेना। गाइस उस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को क्या कहते हैं? सैंपल ऑब्जर्वेशन। चलिए अब बात करते हैं सर ये का प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैंपल सर्वे। सर आप किस तरीके से कह सकते हो हजारों की पॉपुलेशन को छोड़ करके हमने कुछ चुने हुए लोगों पे कैसे फॉर्मूला लगाया, और हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो जो फॉर्मूला लगाया वो पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है? ये कहने के लिए दोस्तों सैंपलिंग चैप्टर में 4 प्रिंसिपल देता है, जिसका कहना है कि यदि 4 प्रिंसिपल हमें अलाउ करते हैं थ्योरेटिकली कि यस हम पॉपुलेशन के बारे में जो ओपिनियन फॉर्म करेंगे वही पॉपुलेशन का आपका एक्सपेक्टेड स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूला काम कर जाएगा। ठीक है, देखिएगा 4 प्रिंसिपल कौन कौन से सुनिएगा। पहला प्रिंसिपल है दोस्तों, आपको रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है। सुनिएगा, लॉ ऑफ सैंपलिंग रेगुलरिटी। गाइस लॉ ऑफ सैंपलिंग रेगुलरिटी की थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है यदि आप फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा एक सैंपल निकाल लें, क्या निकालें? एक लार्ज सैंपल निकालें, ठीक है, और उस लार्ज सैंपल को आप रैंडम निकालें, तो गाइस ये वो पजेस करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो गाइस लॉ ऑफ सैंपलिंग रेगुलरिटी क्या कहता है? यदि ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन निकालें, सैंपल निकालें, इतने सारे लोगों में से आपने कुछ छोटा मोटा सैंपल नहीं निकाला, आपने बहुत बड़ा सैंपल निकाला, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपने इसको रैंडम निकाला। क्यों? यदि आप बिना देखे कोई चीज निकालोगे, एक बड़ा सैंपल निकाला यहां से वहां से यहाँ, बिना देखे, रैंडम मतलब गाइस प्रोबेबिलिटी है, हर एक व्यक्ति के आने के एक इक्वल चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आपने रैंडम निकाला, तो गाइस जब आपका सैंपल एक पॉपुलेशन के आसपास पहुंच जाता है, मान लेते हैं हजारों का पॉपुलेशन था, आपने 700 लोगों का सैंपल बनाया, जब आपका सैंपल इतना बड़ा है और रैंडम निकाला तो 100% वो लगभग पॉपुलेशन के बराबर हो जाता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों लॉ ऑफ सैंपलिंग रेगुलरिटी हमें कहता है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो सैंपल का ओपिनियन होगा वही पूरे पॉपुलेशन का ओपिनियन होगा। तो इसका थ्योरी पार्ट क्या है दोस्तों? यदि हम एक लार्ज नंबर निकालें, रैंडम निकालें, तो गाइस इस थ्योरी को हम कहते हैं लॉ ऑफ सैंपलिंग रेगुलरिटी। दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। गाइस इनर्शिया मतलब दोस्तों होता है पोटेंशियल को होल्ड करना। गाइस यदि मान लीजिए मैं छोटे छोटे नंबर निकालूंगा, ठीक है ना, सैंपल में, तो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन को निकालूंगा तो वो आपस में नलिफाई कर देंगे। लेकिन मैं लार्ज नंबर को निकालू, बड़े बड़े ऑब्जर्वेशन ढूंढ ढूंढ के निकालूंगा, तो कैसे बड़े बड़े जो नंबर्स होते हैं, बड़े बड़े वैल्यूज जो होते हैं, वो गाइस सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करके रखते हैं। तो ये कहता है जब आप सैंपल सर्वे कर रहे हैं, आप सैंपल उठा रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया की ताकत। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि भैया छोटे छोटे लोगों को एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे, बड़े बड़े ऑब्जर्वेशन उठाइए, वो होल्ड करते हैं रैप मतलब दोस्तों गाइस दे होल्ड द रैप, रिलायबल, एक्यूरेट और प्रिसाइज होते हैं गाइस। तो ये कहता है जब भी हम लार्ज नंबर निकालते हैं, लार्ज नंबर मतलब ये नंबर ऑफ सैंपल साइज नहीं है, लार्ज नंबर बड़े बड़े ऑब्जर्वेशन उठाते हैं गाइस, तो वो होल्ड करते हैं रैप। दे आर रिलायबल, स्टेबल गाइस, रिलायबल, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। गाइस इसको आप ऐसे समझिए, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। देखिए जब भी हम सैंपलिंग कर रहे हैं तो हमें ये भी बहुत ध्यान रखना होता है कि हमारा समय कम से कम जाए, कम से कम खर्चे में सैंपलिंग हो जाए। अरे सारे पॉपुलेशन में गया, सारे 100 बच्चों का डेटा कलेक्ट करने, 1000 बच्चों का डेटा कलेक्ट करने, आपका नाम, रोल नंबर, मेरा समय ज्यादा जाएगा 1000 बच्चों का, 1000 बच्चों को बैठाऊंगा, बड़ी जगह बुक करना पड़ेगा, रेंट पे खर्चा ज्यादा लगेगा। वही 100 लोगों को बुला लिया, खर्चा भी कम लगेगा, टाइम भी कम लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन कहता है, आप ये ध्यान रखिएगा, आपको एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी मिल गई है एट मिनिमम कॉस्ट। ये तो मान लीजिए मुझे पहले बता दिया गया था, आप सैंपलिंग करिए पर आपका बजट है 5000 रुपए, तो आपने 5000 रुपए के अंदर जितनी मैक्सिमम एफिशिएंसी आप ले सकते थे वो ले लिया। पहली बात क्या है,
या तो आपने ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी ले ली, किस पे, मिनिमम कॉस्ट पे, या तो आपने मैक्सिमम एफिशिएंसी ले ली जो मुझे बजट दिया गया था एट द गिवन लेवल ऑफ कॉस्ट पे। तो गाइस इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। गाइस मुझे बताइए 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हो गया गाइस, वी आर डन विद द बैकग्राउंड, वी आर डन द प्रिंसिपल। पहला गाइस प्रिंसिपल ऑफ सैंपलिंग रेगुलरिटी, ये कहता है अब बड़ा लार्ज नंबर निकालें और हर एक व्यक्ति की प्रोबेबिलिटी रैंडम निकालें, तो गाइस हमारा इस थ्योरी को कहते हैं लॉ प्रिंसिपल ऑफ सैंपलिंग रेगुलरिटी। प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया, गाइस प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं, यदि हम बड़े बड़े ऑब्जर्वेशन को निकालें, छोटे छोटे लोगों को छोड़ दें सैंपल में, बड़े बड़े पॉपुलेशन कई सबसे बड़ी वैल्यू तुम आ जाओ, ठीक है ना, तो गाइस दे होल्ड रैप, दे आर रिलायबल, एक्यूरेट एंड प्रीसाइज, तो गाइस इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, गाइस यदि आपने ऑप्टिमम एफिशिएंसी एक्वायर कर ली है एट मिनिमम कॉस्ट, या तो फिर दोस्तों आपने मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑक्यूपाई कर ली जो मुझे बजट दिया गया था उसमें, तो गाइस इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। जब भी हम सैंपलिंग कर रहे हैं हमें कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस जरूर करना चाहिए। दोस्तों अब बात आती है लास्ट प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ वैलिडेशन। आपको समझना है, जो मैंने कीवर्ड्स बोले ना आपको समझना है, कोई रट्टा नहीं मारना, कोई 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा और आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल क्रैक कर जाएंगे। वो पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन थ्योरी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ये प्रिंसिपल ऑफ सैंपलिंग रेगुलरिटी, तो आप लोग लार्ज सैंपल साइज को निकाला रैंडमली, यस दिस इज द थ्योरी। गाइस यदि बड़े बड़े नंबर को निकालेंगे सो दे आर प्रिसाइज, एक्यूरेट एंड रिलायबल, ये किसकी थ्योरी है, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। गाइस यदि गाइस मैक्सिमम एफिशिएंसी को ले लिया, सॉरी ऑप्टिमम एफिशिएंसी को ले लिया एट मिनिमम कॉस्ट, ये किसकी थ्योरी है, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ वैलिडेशन कहता है सैंपलिंग डिजाइन विल बी वैलिड, हम एक सैंपल बनाया, हमने 1000 में से 500 लोगों का सैंपल बनाया, हम उसको वैलिड तभी कहेंगे गाइस यदि हम उसे एक वैलिड एस्टिमेट्स निकाल पा रहे हैं और वैलिड टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। वैलिड एस्टिमेट्स को निकाल पा रहे हैं मतलब जैसे मेरे को निकालना था मीन मीडियन मोड प्रोबेबिलिटी, जो मैंने सैंपल बनाया पर मैं उसमें से स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले लगा ही नहीं पा रहा, तो क्या करोगे उस सैंपल का, तो गाइस हम तभी कहेंगे यस ये एक वैलिड सैंपल डिजाइन है यदि हम वैलिड एस्टिमेट्स लगा पा रहे हैं और वैलिड टेस्ट लगा पा रहे हैं। हमें गाइस स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं गाइस, हमें बहुत सारे चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, क्या वो टेस्ट में वो सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, क्या वो टेस्ट लगाने के लिए हमारे पास वैसा डेटा आया है क्या, तो हम कहेंगे इसे सैंपल साइज अच्छा है। तो गाइस तभी कहेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ वैलिडेशन गाइस यदि हमने जो सैंपल डिजाइन बनाया, जो हमने सैंपल बनाया उसमें दोस्तों हम क्या लगा पाते हैं गाइस, वैलिड एस्टिमेट लगा पाते हैं और वैलिड टेस्ट लगा पाते हैं। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, सिर्फ प्रोबेबिलिटी टाइप्स ऑफ सैंपलिंग अभी हम पढ़ेंगे, उसमें प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ही बस एक तरीका होता है जिसमें आप वैलिड एस्टिमेट लगा पाएंगे। मल्टी स्टेज सैंपलिंग बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें गाइस काम नहीं करता, तो गाइस ओनली प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग गाइस इंश्योर करता है हमें वैलिड प्रिंसिपल ऑफ वैलिडेशन को। चलिए गाइस हियर वी आर डन विद द प्रिंसिपल ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सैंपलिंग सर्वे। अब बात करते हैं दोस्तों कंपैरिजन बिटवीन सैंपल सर्वे एंड कंप्लीट एनुमरेशन। गाइस बस छोटे छोटे पार्ट बचे हैं, इन 10 मिनट्स विल पैक अप। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सर यदि मान लेते हैं ये है एक सैंपल, ये है एक पॉपुलेशन, गाइस पूरे पॉपुलेशन में इतने लोग हैं, समझ लीजिए यदि मैं पूरे पॉपुलेशन की स्टडी करता हूं, स्टडी ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, इसको कहते हैं कंप्लीट एन्यूमरेशन, और गाइस इसे हम कहते हैं सेंसस भी कहते हैं। गाइस पूरे पॉपुलेशन की स्टडी को करना गाइस दैट इज कंप्लीट एन्यूमरेशन, सब कुछ कर लिया, सबके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, तू सबके बारे में, और गाइस उसमें से कुछ सिलेक्टेड लोगों को गाइस हमने उठाया, इसको हम कहते हैं सैंपल सर्वे। सर हमें सिर्फ कंपेयर करना है, मतलब कंपेयर क्या करना है, किसमें स्पीड कम लगेगी, किसमें खर्चा ज्यादा लगेगा, कब क्या नेसेसरी है, तो आइए बात करते हैं कंपैरिजन। गाइस इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन इज कलेक्ट, हर एक व्यक्ति के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी चाहिए, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज सेंसस और द कंप्लीट एन्यूमरेशन। कुछ इसे इट इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, इसमें से एक पार्ट बना लिया, सैंपल बना लिया, उसके बारे में स्टडी किया, इसको गाइस कहते हैं सैंपलिंग सर्वे। चलिए दोस्तों अब यहां पे बात करना है, इन मेनी केसेस कुछ जगह पे हम सैंपलिंग सर्वे प्रेफर करते हैं, क्यों सर, देखिए सैंपलिंग सर्वे और कंप्लीट एन्यूमरेशन में क्या फर्क है ये कंपेयर करते हैं। स्पीड की बात करें दोस्तों, सोचो 1000 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने में कितना समय लग जाएगा, वही दोस्तों यहाँ पे मैंने सिर्फ 50 लोगों का सैंपल बनाया, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करने में, आपका नाम, रोल नंबर, बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ निकालने में कितना टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा। तो मैं कहता हूं दोस्तों सैंपलिंग सर्वे क्विकर है और दोस्तों इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं इसलिए मैं यहाँ पे बस क्विकर लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं बात ही नहीं कर रहा किसमें टाइम कम लगेगा गाइस, सैंपलिंग सर्वे करने में समय कम लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कॉस्ट। देखो सैंपलिंग करना है तो सैंपल को चुनना पड़ेगा, इन्हें उठाना पड़ेगा गाइस, इनको उठाने के लिए कोई ऐसे वैसे लोग नहीं लगते, इनके लिए हम लगते हैं वेल एजुकेटेड ट्रेंड लोग लगते हैं। तो गाइस हमें सैंपल को बनाने का जो खर्चा जो आता है वो सैंपलिंग में ज्यादा आता है, सैंपल सर्वे में ज्यादा आता है, लेकिन गाइस यहां पे नहीं आता। देखो तो कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग द डेटा इन सैंपल इज मोर, सैंपलिंग में ज्यादा आता है। अब यहाँ पे तो कोई सैंपल बनाना ही नहीं है तो यहाँ पे वो डेटा ज्यादा नहीं आता। गाइस पॉपुलेशन में बनाने के लिए कोई एक अनपढ़ व्यक्ति, एक कम पढ़ा लिखा, कोई ट्रेंड इंसान नहीं चाहिए।
लेकिन यदि आपको सैंपल बनाना है गाइस, उनके बारे में इंफॉर्मेशन लगाना है, तो ट्रेन लोग चाहिए जिनके सैलरी बहुत ज्यादा लगेगी। लेकिन दोस्तों ओवरऑल प्रोसेस की हम बात करें तो गाइस ओवरऑल कॉस्ट, लेकिन गाइस में बात करें तो टोटल कॉस्ट इसमें कम होती है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग ईच इंफॉर्मेशन फॉर ईच यूनिट, यदि मैं इसके बारे में दोस्तों यहां से इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं, भैया आपका नाम आपका रोल नंबर, तो यहां पे मुझे एक अनपढ़ व्यक्ति लग जाएगा, तो यहां पे दोस्तों मेरा वो वाला खर्चा कम है। लेकिन यदि मुझे एक सैंपल के बारे में गाइस इंफॉर्मेशन निकालनी है, आपका रोल आपका नाम आपके माता पिता का नाम, तो गाइस इसके लिए मुझे एक ट्रेंड व्यक्ति लगता है दोस्तों। तो गाइस इनिशियल कॉस्ट यहां पे ज्यादा है बट ओवरऑल कॉस्ट सैंपल में कम है। इनिशियल कॉस्ट कहां पे ज्यादा है? सैंपलिंग में। और टोटल कॉस्ट कहां पे कम है? सैंपलिंग में। इनिशियल कॉस्ट गाइस यहां पे कम है, यहां पे एक अनपढ़ व्यक्ति कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। चलिए बात करते हैं कॉस्ट की हो गई दोस्तों, यहां पे ट्रेन एम्प्लॉइज लगते हैं इसलिए गाइस मोर लगता है इनिशियल कॉस्ट, पर टोटल कॉस्ट कम हो जाता है। चलिए रिलायबिलिटी गाइस यहां पे बात करें, यहां पे ऑपरेशन में परफॉर्म करने वाले लोग हैं एजुकेटेड और यहां पे हैं अनएजुकेटेड। तो गाइस सिंस यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो फॉर्मूले परफॉर्म कर रहे हैं गाइस, वो सैंपलिंग पढ़े लिखे लोग, एक एजुकेटेड लोग करते हैं, ट्रेन पर्सनल करते हैं गाइस, इसलिए ये सैंपलिंग इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू द कंप्लीट एन्यूमरेशन। तो गाइस यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे आपकी रिलायबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है गाइस, आपकी रिलायबिलिटी ज्यादा है सैंपलिंग में। तो हर जगह पे क्या कौन जीत रहा है अभी तक? कॉस्ट किसका कम है दोस्तों? ओवरऑल कॉस्ट किसका कम है? सैंपल का। टाइम कम किसमें लगता है? क्विकेस्ट कौन है गाइस? सैंपलिंग में। ठीक है, और तीसरी बात गाइस रिलायबल कौन है? यहाँ पे ट्रेन लोग काम करते हैं गाइस, इसलिए यहाँ पे रिलायबिलिटी भी गाइस ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं एक्यूरेसी की, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस, सुनिएगा। एक्यूरेसी, सैंपलिंग इज सब्जेक्ट टू सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। गाइस सैंपलिंग फ्लक्चुएशन मतलब समझिए, मैंने मान लीजिए पहले 10 लोगों का सैंपल बनाया, फिर अलग 10 लोगों का सैंपल बनाया, फिर अलग 10 लोगों का सैंपल बनाया, फिर अलग 10 लोगों का सैंपल बनाया। जब मैं अलग अलग सभी सैंपल का मीन निकाला था, तो इसका मीन कुछ और आ रहा है, इसका मीन कुछ और आ रहा है, इसका मीन कुछ और आ रहा है, इसका अरिथमेटिक मीन कुछ और है, तो गाइस इसको हम कहते हैं सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। अलग अलग सैंपल अलग अलग फॉर्मूले लगा करके अलग अलग आंसर दे रहे हैं गाइस, तो गाइस इसे हम कहते हैं सैंपलिंग फ्लक्चुएशन। जब तुम सैंपलिंग कर रहे हो, अलग अलग सैंपल्स डिजाइन बना रहे हो, तो गाइस यहां पे आपको सैंपलिंग एरर आने के चांसेस हैं। लेकिन वही बात करें तो जब आप कंप्लीट एन्यूमरेशन करते हो, सिंस यहां पे कोई सैंपल नहीं है, आप सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सब पे फॉर्मूला लगाते हो गाइस, तो दोस्तों यहां पर मैं कहता हूं यहां पे सैंपलिंग एरर नहीं होता, सिर्फ सैंपलिंग में ही सैंपलिंग एरर होता है। लेकिन दोस्तों एक वर्ड आता है नॉन सैंपलिंग एरर, ये दोनों जगह पे होता है, ये सैंपलिंग में भी हो सकता है और कंप्लीट पॉपुलेशन में। नॉन सैंपलिंग एरर मतलब दोस्तों इंसानी गलतियां, जैसे कि मैं इंफॉर्मेशन लेने में गलती कर दिया, अब ये ट्रेन पर्सनल भी गलती कर तो सकता है, कम चांसेस करेगा पर कर तो सकता है, और एक अनपढ़ व्यक्ति भी गलती कर सकता है दोस्तों। तो जैसे अब इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही तो लिख दिया, नींद में डेटा लिख दिया गाइस, नॉन सैंपलिंग एरर। गाइस कैसा है? रॉन्ग रिकॉर्डिंग, गलत ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग, उसने कहा 36 मैंने लिख दिया 46। गाइस बायर्स, गाइस एक इंसान ये काम कर रहा है, तो गाइस इंसान बायर्स, अच्छा तुम मेरे गांव के हो, चाइनीज खाने खाते हो, अरे वाह भैया बात बन गई, थोड़ा देना, बस बायर्स हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको याद करने के लिए एग्जांपल कह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ऐसा गाइस यहाँ पे एक सेंस ह्यूमन इन्वॉल्व है, यहाँ पे दोस्तों बायसनेस हो सकती है दोस्तों, यहाँ पे भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, उसने कहा कुछ और, अरे हम भैया बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट के हैं, उसने डिस्ट्रिक्ट का अपने गांव पकड़ लिया गाइस, तो यहाँ पे रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा भी कर सकते हो आप। तो गाइस ये जो एरर होता है, ये तो दोनों जगह पे नॉन सैंपलिंग एरर, यहाँ भी हो सकती है गलती कि सैंपल के बारे में गलत ओपिनियन फॉर्म कर लिया और यहाँ पॉपुलेशन के बारे में गलत ओपिनियन फॉर्म कर लिया। सो गाइस सैंपलिंग इज सब्जेक्ट टू सैंपलिंग एरर एज वेल एज नॉन सैंपलिंग एरर। गाइस यहाँ पे दोनों होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ जब पूरे पॉपुलेशन के बारे में ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो गाइस, तो यहाँ पे गाइस सिर्फ और सिर्फ होगा नॉन सैंपलिंग एरर। चलिए नेसेसिटी, सर कब हमारे लिए सैंपलिंग, सैंपलिंग की बहुत जगह जरूरत है, जैसे कि दोस्तों व्हेन इट कम्स टू द डिस्ट्रक्टिव सैंपलिंग। सर डिस्ट्रक्टिव सैंपलिंग मतलब क्या? यदि मान लीजिए आपने सैंपलिंग किया तो गाइस उसके बाद वो पूरा ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। अरे देखो मेरे को एक ऑर्डर प्लेस करना था 500 बल्ब का, कंपनी ने मुझे कहा सर हम 500 बल्ब चेक करना कर लीजिए। अब मान लीजिए मैंने 500 बल्ब, उन्होंने कहा सर 100 घंटे चलता है एक बल्ब, मैंने हर बल्ब को चला के 100 घंटे चला दिया, तो क्या वो मैं ऐसी जगह पे क्या मैं कंप्लीट एन्यूमरेशन कर सकता हूं? क्या नहीं। तो मैं ला भाई 2 बल्ब दे, लगा के देख लिया 100 घंटे चल गया, हाँ चल अप्रूव कर दिया। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव सैंपलिंग के केस में गाइस हमें सैंपलिंग सर्वे करना पड़ेगा। क्यों? यदि मैंने सारे सैंपल यूज कर डाले, सभी को टेस्ट कर लिया, कंप्लीट टेस्ट कर परफॉर्म कर दिया सारे के सारे ऑब्जर्वेशन का, तो भैया मेरा तो पूरा सैंपल पूरा एक्सपेरिमेंट में सारे ऑब्जेक्ट ही खत्म हो जाएंगे। तो गाइस ऐसे केस में हम सैंपलिंग परफॉर्म करते हैं। और कहां परफॉर्म करते हैं दोस्तों? जैसे लाइफ ऑफ बल्ब, कॉइन टॉसिंग, जहां पे हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, सुनिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। गाइस जहां पे आप फिजिकली आउटकम को टच नहीं कर सकते, देखिए जैसे कि दोस्तों एक सिक्के को उछाला, हेड आएगा टेल, आप सैंपल स्पेस बना सकते हो,
क्या जगह सैंपल्स कैसे आप टच कर सकते हो गाइस किसी चीज को गाइस यहाँ पे गाइस जब किसी चीज को सॉलिड फॉर्म में नहीं कोई एक सॉलिड फॉर्म में कोई चीज नहीं होती उसको कहते हैं हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। हाइपोथेटिकल कई बार के स्टूडेंट को लगता है कि सर हम कुछ भी सोच सकते हैं, नहीं हाइपोथेटिकल मतलब गाइस जिसको आप टच नहीं कर सकते, कोई सॉलिड फॉर्म जिसका एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे डाई को रोल किया, दो डाई को 1 1 आएगा 1 2 आएगा 1 क्या उसको जाके आप कोई कहीं पे फिजिकली अवेलेबल है, कोई गार्डन में अवेलेबल है जाके टच कर गए, नहीं। जैसे गाइस मैंने बात किया नंबर ऑफ रोजेस इन अ पुणे सिटी। अब नंबर ऑफ रोजेस, यस हम जाके रोजेस को टच कर सकते हैं, 1 रोज 2 रोज 3 रोज, लेकिन एक पुणे सिटी में कितने रोज होंगे, बाप रे कितने सारे गुलाब के पेड़ होंगे, कितने सारे गुलाब होंगे, तो ये हो गया इनफाइनाइट पॉपुलेशन। यदि मैं कोई ऐसा क्वेश्चन बोलूं जहां पे आप पॉपुलेशन को टच ही नहीं कर सकते जाकर के, एक बस दिमाग में सैंपल स्पेस आना अलग चीज है, पर आप उसे टच नहीं कर सकते जाके, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है उसका, तो इसको हम कहते हैं हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन। चलिए दोस्तों, लेकिन मान लेते हैं सर तो कब हम लोग प्रेफर करें हम कंप्लीट एन्यूमरेशन, गाइस जहां पे यदि एक आइटम भी डिफेक्टिव हो गया तो पूरा का पूरा प्रोसेस ही गड़बड़ा जाएगा, तो ऐसे केस में आप प्रेफर करिए कंप्लीट एन्यूमरेशन। जैसे कि लाइक अ प्रोसेस ऑफ एयरक्राफ्ट, यदि एयरक्राफ्ट में एक भी आइटम डिफेक्टिव हो गया तो पूरी एयरक्राफ्ट ही खराब हो जाएगी दोस्तों। ऐसे केस में आप प्रेफर करिए, क्या प्रेफर करिए, कंप्लीट एन्यूमरेशन। लेकिन जहां पे डिस्ट्रक्टिव सैंपलिंग है, यदि आपने सब कुछ यूज टेस्ट करके देखा तो गाइस पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, आपका पूरा सैंपल ही खराब हो जाएगा, पूरी पॉपुलेशन ही खराब हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं यूज करने के लिए। ऐसे केस में प्रेफर करेंगे सैंपलिंग। एंड गाइस हियर वी आर डन द लास्ट पार्ट, गाइस सेकंड लास्ट पार्ट, दैट इज अ कंपैरिजन। मैंने आपको दो तरह के एरर बताए दोस्तों। यहाँ पे एरर्स के लिए उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिख के देखे हैं एरर के, एरर 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 एरर, वैलिडेशन इन पॉपुलेशन हो सकता है, वेरिएशन इन पॉपुलेशन मतलब देखिए मैंने दो ग्रुप बना दिए, लड़के सारे एक तरफ लड़कियां सारी एक तरफ, लेकिन लड़कियों के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस हैं, लड़कों के अंदर भी बहुत तरह के, छोटे हाइट बड़े हाइट वाले मीडियम हाइट वाले, ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन गाइस है। तो ये भी एक तरह का दोस्तों, इसकी वजह से भी एरर आ सकता है गाइस। और एरर आ सकता है डिफेक्टिव सैंपल साइज, आपने सैंपल डिजाइन अच्छा नहीं बनाया गाइस। एरर सब्स्टिट्यूशन, नहीं मुझे ये लड़का पसंद नहीं, तू जा तू आ जा, इसकी जगह तू आ जा, मैंने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया तो गाइस, तो इसकी वजह से भी गाइस एरर्स आ सकते हैं। तो गाइस ऐसे बहुत सारे, ये सिर्फ कुछ एग्जांपल दिए हैं, इस पे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। आपको लगता है हाँ इसकी वजह से एरर आ सकता है, तो गाइस दिस इज अ पार्ट ऑफ एरर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सैंपल सर्वे पे दो तरह के एरर होते हैं, एक होता है सैंपलिंग और एक होता है नॉन सैंपलिंग, जो कि मैंने आपको समझा दिया। सैंपलिंग एरर सिर्फ सैंपलिंग करते वक्त ही आएगा, और नॉन सैंपलिंग एरर दोनों में आ सकता है, कंप्लीट एन्यूमरेशन में भी आ सकता है और सैंपलिंग में भी आ सकता है। आपको दो बात याद रखनी है कि व्हाट इज सैंपलिंग एरर। गाइस सैंपलिंग एरर मैंने बता दिया, सैंपलिंग इज प्रोन टू सैंपलिंग एरर आल्सो और नॉन सैंपलिंग एरर आल्सो। यहां पे गाइस सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको याद रखना है, डेफिनेशन। सैंपलिंग एरर मतलब होता क्या है गाइस। सैंपलिंग एरर, ये सैंपलिंग एरर लिखा है गाइस SE, सैंपलिंग एरर का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इन स्टैटिस्टिक्स। सुनिए, मैंने अलग अलग 50 सैंपल बनाए थे, हर एक का मीन निकाला था, वो मीन कितना डेविएट हो रहा है एक्चुअल मीन से पॉपुलेशन के गाइस, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एरर इन स्टैटिस्टिक्स। सो गाइस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का कुछ मतलब नहीं होता है एरर इन द सैंपल, ना 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 भाई। स्टैंडर्ड एरर का मतलब होता है इट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब गाइस इट कैन बी मीन, मीडियन, मॉड, कुछ भी, प्रोबेबिलिटी, कुछ भी, सैंपल के बारे में बात कर रहे हैं गाइस। जब सैंपल के लिए जो पैरामीटर यूज होता है उसको कहते हैं स्टैटिस्टिक, और गाइस जो पॉपुलेशन के लिए जो गाइस हम चीजें निकालते हैं मीन, मीडियन, मॉड, उसको कहते हैं पैरामीटर। क्या कहते हैं? पैरामीटर। चलिए, और गाइस दूसरा बात, स्टैंडर्ड एरर कैन बी रिगार्डेड एज मेजर ऑफ प्रिसीजन। गाइस ये वर्ड मैं चाहता हूं बस याद रखो, फिलहाल इसमें अंदर नहीं घुसेंगे। स्टैंडर्ड एरर can be regarded as a measure of precision by the sampling। बस ये दो वर्ड आप याद रखना। स्टैंडर्ड एरर इज क्या है गाइस? स्टैंडर्ड एरर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा गाइस इट कैन बी रिगार्डेड एज मेजर ऑफ प्रिसीजन बाय सैंपलिंग। चलिए दोस्तों, वी आर डन विद द एरर्स। अब लास्ट पार्ट करते हैं दोस्तों। लास्ट पार्ट हमारा होने जा रहा है, यस गाइस, लास्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। चलिए दोस्तों फटाफट सुनिएगा गाइस, चार तरह की सैंपलिंग हमें पढ़ना है, सुनिएगा। सबसे पहला आता है रैंडम सैंपलिंग। रैंडम वर्ड से समझ में आता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। गाइस अब समझ लीजिए, खत्म हो गया, वर्ड में लिखा हुआ है गाइस। जब ये सुनिएगा, इट इज अ साइंटिफिक टेक्निक है जहां पे हर एक व्यक्ति के आने की संभावना में कुछ बैठा हुआ है गाइस, हर एक व्यक्ति के आने की संभावना है गाइस। मतलब कहने का मतलब क्या है, अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं हम लोग रैंडम सैंपलिंग कितने तरह की होती है। सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सुनिए गाइस, यदि हर एक व्यक्ति के आने के चांसेस इक्वल हैं तो गाइस रैंडम सैंपलिंग गाइस, और सिंपल रैंडम गाइस, बैग में है 50,000 बॉल, किसी भी बॉल को निकालो, 1/50, 1/50,000, 1/50,000, 1/50,000 गाइस। जब हर एक यूनिट के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, हर एक व्यक्ति के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो गाइस उसको कहते हैं हम सिंपल रैंडम सैंपलिंग। गाइस हमने जब बिना देखे निकाला, तू आजा तू आजा तू आजा, इसको निकाला, इसकी भी 1/50 प्रोबेबिलिटी, उसको निकाला, इसकी भी 1/50 प्रोबेबिलिटी। जब मैं एक व्यक्ति को निकाल रहा हूं,
उस टाइम पे हर एक व्यक्ति के आने की संभावना बराबर थी, तो गाइस इसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इन दिस मेथड ईच यूनिट हैव द इक्वल चांस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ द सैंपल, दिस कैन बी विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये बड़ा सिंपल और इफेक्टिव होता है। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कब हम एसआरएस यूज करेंगे, कब हम सिंपल रैंडम सैंपल यूज कर सकते हैं। तीन बात याद रखना, पॉपुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं होना चाहिए, सैंपल बड़ा होना चाहिए और डेटा हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए। गाइस यदि डेटा हेट्रोजीनियस है तो आपको स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग लगाना पड़ेगा। गाइस हमें चार तरह के सैंपलिंग पढ़ना है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, गाइस इसके बाद हम पढ़ना है सिस्टमैटिक सैंपलिंग, मल्टी स्टेज सैंपलिंग और गाइस लास्ट आपका होता है एक बहुत छोटा सा थ्योरी पार्ट है गाइस, दैट इज द जजमेंटल सैंपलिंग। ठीक है ना, तो गाइस समझिए, बस इसके बारे में बात कर रहे हैं। सुनिए, पहले बात खत्म भी हो गई। एसआरएस गाइस, व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन हैज इक्वल चांस, हम कब लगाते हैं दोस्तों, इट कैन विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। कब लगाते हैं, व्हेन द गाइस पॉपुलेशन बड़ी नहीं है पर सैंपल बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट पॉपुलेशन सैंपल के बराबर हो जाता है। व्हेन द पॉपुलेशन इज नॉट लार्ज, सैंपल इज वेरी लार्ज। और लास्ट पार्ट गाइस, इसमें क्या आता है, पॉपुलेशन इज नॉट हेट्रोजीनियस। और गाइस तब हम लगाते हैं। बेस्ट पार्ट ये है दोस्तों, यहाँ पे ना सैंपलर, जो सैंपल निकाल रहा है उसको कहते हैं सैंपलर। सैंपलर का बायसनेस से फ्री है ये, मतलब जब मैं बिना देखे कह रहा हूं हर एक व्यक्ति के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो कहते हैं इट इज फ्री फ्रॉम सैंपलर बायसनेस, मतलब मैं भेदभाव नहीं कर सकता यहाँ पे। गाइस हियर वी आर डन विद द सिंपल रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है दोस्तों, इट इज अप्लाइड व्हेन द पॉपुलेशन इज लार्ज। गाइस यहाँ पे पॉपुलेशन लार्ज है तो काम नहीं करेगा, ये कब होता है, जब द पॉपुलेशन इज लार्ज। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम क्लस्टर बनाते हैं, 5-5 लोगों का ग्रुप बना लिया, चलो तुम इधर आ जाओ, 5-5-5-5-5-5-5-5। मैंने हर ग्रुप से, तुम हर एक ग्रुप से एक एक आदमी को उठा लिया। स्ट्रैटा, उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटा। इसलिए दोस्तों हम कहते हैं दिस इज स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। गाइस इन दिस मेथड पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में और उन ग्रुप्स को हम कहते हैं स्ट्रैटा, और हर एक ग्रुप से एक एक व्यक्ति को उठा लेते हैं। गाइस इस टेक्निक को हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। बस समझ गए आप, आइए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैटा जो ग्रुप्स होते हैं ओवरलैप नहीं करते, मतलब कोई एक ऐसा इंसान नहीं होता चल तू यहां भी है तू वहां भी है, ना ना ना, ओवरलैप नहीं करते हैं। क्या एक बार ग्रुप बन गया तो इस ग्रुप के लोग इसी में रहेंगे, ऐसा कोई भी व्यक्ति दूसरे ग्रुप में नहीं जाएगा। चलिए अब ये कब यूज होगा, जब पॉपुलेशन लार्ज है, पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है और आपको हर एक पॉपुलेशन में हर एक व्यक्ति के बारे में प्रायर इंफॉर्मेशन है। यदि आपको किसी के बारे में पता ही नहीं है, ये कौन है भाई, इसके इंफॉर्मेशन तो है नहीं भैया हमारे पास, नहीं, आपको यू हैव द प्रायर इंफॉर्मेशन, यू हैव द प्रायर इंफॉर्मेशन अवेलेबल। बस बात खत्म हो गए, दो मेथड खत्म। देखिए दोस्तों क्या किया हमने, पहले एक बार रिवाइज करते हैं। सुनिए दोस्तों, चार है सर, लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। पहला है दोस्तों आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्या है दोस्तों, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, व्हेन ऑल द यूनिट्स हैव, ऑल द आइटम्स हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग ऑकर्ड। ठीक है ना, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट, हम कहेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सर ये कब अप्लाई करते हैं, जब पॉपुलेशन छोटी है, सैंपल साइज बड़ा है, डेटा हेट्रोजीनियस नहीं है। स्ट्रैटिफाइड में क्या करते हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ग्रुप बना दिया, हर एक ग्रुप से एक एक इंसान को उठा लिया, स्ट्रैटिफाइड। गाइस इसमें क्या होता है, ये कब लगता है दोस्तों, ये तब लगता है जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। ठीक है ना, हमें प्रायर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हर एक पॉपुलेशन में के हर एक इंसान के बारे में। और तीसरी बात, द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस, तो जहां पे फेल होता है एसआरएस सिंपल रैंडम सैंपलिंग, वहां बाजी मारता है कौन, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। चलिए दोस्तों अब इसके बारे में बात करिएगा। सर ये जो ग्रुप बनाते हैं ना, ये आपने कहा ग्रुप बनाते हैं, ये ग्रुप को बनाने के तरीके कितने गाइस, ये एलोकेशन ऑफ सैंपल। गाइस वो ग्रुप बनाने के पहले ग्रुप बना लिया, अब ग्रुप से जो एक एक मैंने कहा ना, हर ग्रुप से एक एक इंसान को उठाते हैं। गाइस वो दो चीजों पे डिपेंड करता है कि कौन सा टेक्निक लगा करके एक एक इंसान को ग्रुप से उठाएंगे। यदि गाइस आपस में जो ग्रुप बने, मैं वरना उसमें ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है, मतलब उसके आप अंदर अंदर घुस गया, मैं एक ग्रुप के अंदर घुसा, हाँ भैया सब एक जैसे ही लोग हैं। मैंने कहा बॉयज का ग्रुप बनाया, एक गर्ल्स का ग्रुप बनाया, सुनना बॉयज का ग्रुप बनाया और एक गर्ल्स का ग्रुप बनाया, दो ग्रुप बना दिए, एक क्लस्टर बनाया, एक स्ट्रैटा बनाया बॉयज का, एक स्ट्रैटा बनाया बॉयज का, गर्ल्स का। अब मैंने कहा जब बॉयज के अंदर देखता हूं तो गाइस नॉट मच वेरिएबिलिटी बिटवीन द स्ट्रैटा। गाइस मतलब स्ट्रैटा के आपस में गाइस कोई भी बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है, हर स्ट्रैटा हर ग्रुप आसपास एक समान दिखता है दोस्तों, ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है दोस्तों। तो गाइस उस केस में हम लगाएंगे प्रोपोर्शनल एलोकेशन। मैं बताता हूं प्रोपोर्शनल एलोकेशन का मतलब, थ्योरी क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए बॉयज आ गए, 500 का ग्रुप बना बॉयज का, गर्ल्स का ग्रुप बना गाइस 30 लोगों का। तो गाइस सिंस बॉयज में ज्यादा लोग हैं तो बॉयज में से मैं ज्यादा सैंपल उठाऊंगा, प्रोपोर्शनल, जिसमें जितने ज्यादा लोग वहां से उतने ज्यादा लोगों को बुलाओ, जिसमें जितने कम लोग उस ग्रुप से उतने कम लोगों को बुलाओ, उसको कहते हैं हम प्रोपोर्शनल एलोकेशन। क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल एलोकेशन। या तो हम लगाएंगे गाइस बॉलिस एलोकेशन, ये बात याद रखना गाइस। व्हेन गाइस आपस में वेरिएबिलिटी नहीं है बिटवीन द स्ट्रैटा, तो हम प्रेफर क्या करेंगे, हम प्रेफर करेंगे प्रोपोर्शनल एलोकेशन या तो बॉलिस एलोकेशन। गाइस जो इनके फॉर्मूले हमारे सिलेबस में तो नहीं है, पर उनके फॉर्मूले जब लगते हैं तो उनके फॉर्मूले ये तीन वेरिएबल यूज करते हैं, एनआई म्यू, छोटा वाला एनआई बड़ा वाला एनआई। गाइस छोटा वाला एनआई बड़ा वाला एनआई और म्यू, मीन, छोटा वाला एनआई बड़ा वाला, गाइस सैंपल पॉपुलेशन और मीन, छोटा वाला एन बड़ा वाला एन और म्यू। ठीक है,
अब दोस्तों मान लेते हैं बहुत सिग्निफिकेंट वेरिएबिलिटी है बिटवीन द स्ट्रैटा, आपस में बहुत दिक्कत है, हर ग्रुप का झगड़ा है आपस में, नहीं नहीं मैं उधर जाऊंगा मैं इधर जाऊंगा, एक बार समझाने के लिए मैं कह रहा हूं सर, ठीक है। तो गैस आप लगाएंगे नेम मैन्स एलोकेशन, नेम मैन्स एलोकेशन गैस, बस एक बात याद रखनी है, नेम मैन्स एलोकेशन गैस। तो मैं कहता हूं आप ये ग्रुप बनाने के बाद जब ग्रुप से लोगों को उठाएंगे, मान लेते हैं उनके आपस में स्ट्रैटा में ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है, एक समान है, तो आप लगा सकते हैं दोस्तों, क्या क्या लगा सकते हैं, प्रोपोर्शनल एलोकेशन लगा सकते हैं, या तो फिर आप बाउलिश एलोकेशन से लोगों को उठा सकते हैं। लेकिन आपस में बड़ा भेदभाव है दोस्तों, तो आप लगाइए नेयमैन्स एलोकेशन गैस। यहाँ पे सैंपल का जो साइज होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन साइज गाइस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन गाइस। एट द एंड हम देखते हैं जितनी बड़ी पॉपुलेशन है गाइस उतना ही बड़ा हमारा सैंपल अपने आप बन जाता है, क्योंकि जहां पे ज्यादा लोग थे गाइस, समझिए ये भी अल्टीमेटली गाइस यही करता है, बस ये क्या करता है इंटरनल जो वेरिएंस है उसको भी कंसीडर करता है, ये वाला चीज भी प्रोपोर्शनल जो करता है वही करता है, जिसमें ज्यादा लोग यहाँ जाओ, पर एक चीज और करता है उसके इंटरनल जो वेरिएंस है उसको भी टेक इनटू कंसीडरेशन करता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे दोस्तों याद रखना, यहाँ पे वो तीन सिंबल तो यूज होते ही हैं, ये यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा सिंबल आता है एस आई, बस ये बात याद रखना। चलिए गाइस हियर वी आर डन। सर यहाँ पे पता नहीं ये क्वेश्चन तो आना नहीं चाहिए गाइस, स्ट्रैटाफाइड सैंपलिंग का पर्पस क्या है, सुनिएगा स्ट्रैटाफाइड पार्ट इसको याद रख लेना गाइस, टू मेक द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द सब पॉपुलेशन, हर जो ग्रुप बना हर एक से रिप्रेजेंटेटिव बुलाना, ये बात समझा दिया मैंने, यस, टू मेक द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सब पॉपुलेशन, सब पॉपुलेशन मतलब गाइस ग्रुप, हर ग्रुप से इंसान को लाना। टू प्रोवाइड एस्टीमेट ऑफ पैरामीटर नॉट ओनली फॉर स्टैटा, सिर्फ मुझे स्टैटा के बारे में गाइस मुझे एस्टीमेट ऑफ पैरामीटर्स नहीं कर रहे हैं, मुझे आई डोंट नीड टू फॉर्म ओनली द ओपिनियन अबाउट द स्टैटा, बट गाइस मैं एक ओवरऑल एस्टीमेट के बारे में ओपिनियन फॉर्म करता हूं गाइस। टू प्रोवाइड द एस्टीमेट, वर्ड बोलिए, टू प्रोवाइड द एस्टीमेट ऑफ पैरामीटर नॉट ओनली फॉर स्टैटा बट फॉर आल्सो फॉर ओवरऑल एस्टीमेट। गाइस लास्ट पार्ट गाइस, इसमें क्या होता है, पर्पस क्या है, रिड्यूस वेरिएबिलिटी एंड इंक्रीज प्रिसीजन, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, क्या व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टैट, रिड्यूस वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी को कम से कम करो और गाइस ठोस चीज पहुंचो, इंक्रीज प्रिसीजन, बड़े शॉर्ट में लिखा है, रिड्यूस वेरिएबिलिटी। तीन पर्पस बताइए, पहला टू मेक रिप्रेजेंटेटिव, सोच के बोलिए, टू मेक रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टैटा guys, to provide estimate of parameter not for individual guys, not for strata but overall estimate form करना है। दूसरा reduce variability, increase precision, बात खत्म। चलिए guys लास्ट पार्ट, दो अगले बचे हैं guys, systematic sampling। guys systematic sampling क्या होता है, सुनिएगा दोस्तों, systematic sampling मैंने क्या किया, सारे नंबर को एक सीरियल नंबर में अरेंज कर दिया सबको 1 2 3 4 ऐसा करके। अब मैंने पहला वाला इंसान जो, सुनिए मैं सैंपल बनाऊंगा 50 लोगों का, ठीक है ना, तो मैंने पहला इंसान रैंडमली उठा लिया, जब मैंने पहला इंसान उठाया तो मुझे पता लगा जो 4th प्लेस पर बैठा था वो आ गया, सिस्टमैटिक कर रहा हूं, सुनिएगा सिस्टमैटिक, जो 4th प्लेस पे बैठा था वो आ गया सामने। अच्छा अब मैंने कहा अब मैं हर जो भी आएगा हर 10th प्लेस पर बैठने वाले व्यक्ति को उठाऊंगा। पहले कौन आ गया, 4th प्लेस पर बैठने वाला व्यक्ति, रैंडम उठाया, पहला वाला व्यक्ति कैसे उठता, रैंडम। उसके बाद गाइस मैं सोच के करता हूं, हर 10th प्लेस पर बैठने वाला व्यक्ति 4th आया, अब अगला 10th कौन हो गया, 14th प्लेस पे कौन बैठा है, रवि भाऊ तुम आ जाओ, और उसके 24th प्लेस पे कौन बैठा है, सोनम भाऊ तुम आ जाओ, ऐसा। तो गाइस ये होता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। गाइस यहां पे हम कहते हैं सैंपल्स आर सिलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल, हर 10th प्लेस पे जो जो बैठा है आ जाओ, लेकिन जैसे पहला वाला व्यक्ति रैंडम सिलेक्ट होता है, तो गाइस इसलिए हम सिंस पहला वाला व्यक्ति रैंडम, पहले बिना ब्लैक फिलहाल उठाया, तुम आ जाओ रैंडम, उसके बाद अब इसके रेस्पेक्ट जो भी 10th प्लेस बैठा आ जाओ, तो गाइस इसलिए हम कहते हैं पार्शियली प्रोबेबिलिटी है और पार्शियली नॉन प्रोबेबिलिटी है। तो जो पहला वाला व्यक्ति है वो प्रोबेबिलिटी से है और बाकी लोग गाइस नॉन प्रोबेबिलिटी से है। गाइस इसलिए हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग द प्रोबेबिलिटी सेंस ऑफ पार्शियली प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड पार्शियली नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। चलिए गाइस इसको दोस्तों हम कहते हैं लीनियर सिस्टमैटिक सैंपलिंग, हर 10th प्लेस पर बैठने वाला व्यक्ति आ जाओ, लीनियर सैंपलिंग है दोस्तों, ठीक है। it is affected by, yes guys it is बहुत important, it is affected by undetected periodicity। सडनली गाइस पीरियोडिसिटी बदल गई, अनडिटेक्टेड, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आगे जाकर के इसमें इस प्लेस पे कौन बैठेगा, आगे के प्लेसेस में कौन बैठा है, जब मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आगे प्लेस में कौन बैठा है तो मैं सैंपल उठा ही नहीं पाऊंगा गाइस। सो इट इज अफेक्टेड इफ देयर आर अनडिटेक्टेड पीरियोडिसिटी। गाइस याद रखना ये अफेक्ट होगा कि मैं कैसे उठा रहा हूं, पीरियोडिकली उठा रहा हूं। यदि अनडिटेक्टेड पीरियोडिसिटी है कि कौन बैठा है मुझे पता, अनडिटेक्टेड मैं डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा, भैया कौन बैठा है वहां पे, कौन कौन दिख ही नहीं रहा है, अनडिटेक्टेड पीरियोडिसिटी है, तो गाइस मैं सैंपल बना ही नहीं पाऊंगा। सर बात ये है आप वो कैसे निकालोगे कि हर 10th प्लेस पर बैठने वाला व्यक्ति आ जाओ, मैंने कहा ना वो कैसे निकालूंगा गाइस, ये रहा पॉपुलेशन का साइज, डिवाइड कर दो आप सैंपल के साइज से तो आपको के मिल जाएगा गाइस, ये के है सैंपल का इंटरवल। मान लेते हैं दोस्तों मुझे 10 का सैंपल बनाना है, ठीक है, टोटल 100 लोग हैं, 100 डिवाइडेड बाय 10
तो मैंने कहते 10th प्लेस पर बैठने वाला व्यक्ति आ जाओ। तो ये है फॉर्मूला n इज इक्वल टू स्मॉल n के, जिससे मैं पता कर लेता हूं सैंपल साइज। चलिए दोस्तों लास्ट पार्ट गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। गाइस अब यहां पे क्या होता है देखिए, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ सैंपलिंग है दोस्तों। पॉपुलेशन इज सपोज टू बी इन स्टेजेस गाइस, जैसे कि मुझे पता करना है, सुनिएगा दोस्तों, मुझे पता करना है कि भैया यहां पे मुझे ये पता करना है कि गाइस अनएम्प्लॉयमेंट कितना है पूरे इंडिया में। अरे बाप रे, इतना लार्ज सैंपल स्पेस, पूरे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं देखूंगा स्टेट, हाँ भैया स्टेट लेवल पे कौन 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 कौन, हाँ फिर स्टेट के अंदर घुस गया गाइस सिटी, ओके सिटी के बाद गाइस डिस्ट्रिक्ट, सिटी गाइस, उसके बाद हाँ भैया रामनगर पुलिस चौकी के आसपास पहुंच गया। अब उसके आसपास यहाँ कितने घर हैं, घर के अंदर कितने लोग अनएम्प्लॉयड। तो गाइस मुझे स्टेजेस चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट ये है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लार्ज सैंपल साइज के लिए काम करते हैं, किसके लिए काम करता है गाइस, लार्ज सैंपल साइज के लिए काम करता है। पर ये एक आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करता है गाइस। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी कौन ऐड करता है करके सिस्टमैटिक सैंपलिंग लिखा हुआ है। पर ये सिस्टमैटिक फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड आपको मिलेगा आपकी बुक में, मल्टी स्टेज एक सिस्टम है, आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। हाँ भैया यहाँ पे पहले स्टेजेस बना लिए, फिर सेकंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, फिर अल्टीमेट स्टेज तक पहुंच गए अपने। तो गाइस यहाँ एक फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करता है, कॉम्प्लिकेटेड है, ये लेस एक्यूरेट माना जाता है एज कंपेयर टू स्ट्रैटिफाइड। इट्स बेटर कि आप ग्रुप बना बना के काम करो रादर देन स्टेजेस गाइस। तो ये लेस एक्यूरेट माना जाता है, बस इतनी बात याद है, फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करता है, लेस एक्यूरेट है, स्टेजेस में जाते हैं पहले ये, फिर वो, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर अल्टीमेट गोल तक पहुंच जाते हैं गाइस। अब आते हैं पर्पसिव और सिस्टमैटिक सैंपलिंग गाइस। जब सैंपल एक मैं इंसान हूं जो सैंपल, मैं हूं इन्वेस्टिगेटर, जब मैं पर्सनल जजमेंट से मुझे लगता है ये बेटर रहेगा, तुम बेटर रहोगे, तुम रहोगे, जब मैं पर्सनल जजमेंट के हिसाब से सैंपल्स को बनाता हूं तो उसे कहते हैं पर्पसिव सैंपल और जजमेंटल सैंपलिंग गाइस। यहां पे सैंपलर का बायसनेस आ गया, याद है एसआरएस में रैंडम उठा रहे थे, सैंपलर का बायसनेस नहीं था, यहां पे सैंपलर का बायसनेस आ जाता है। एंड गाइस हियर वी कंक्लूड गाइस टाइप्स ऑफ सैंपलिंग। गो दोस्तों, आपको मैं नोट्स में शेयर कर दूंगा, आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं जो भी आपको पॉइंट लग रहा है, बाकी सारी की सारी बात हमने कवर कर ली। दोस्तों एक बार आप ये समझ लीजिए, ये मैंने लिखवाया भी आपको, पैरामीटर इज कैरेक्टर्स, पैरामीटर किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉपुलेशन का, और स्टैटिस्टिक किसका पैरामीटर है दोस्तों, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है दोस्तों, आपको सैंपल का। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन गाइस, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब याद है दोस्तों, ऐसा पढ़ते थे हम कुछ प्रोबेबिलिटी, सॉरी xi और उसकी प्रोबेबिलिटी गाइस। मान लीजिए सैंपल सैंपल आ जाए 2 का, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2, सैंपल आ जाए 3 का, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, 4 का, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, समथिंग गाइस लाइक दिस पढ़ते थे हम गाइस। इसको हम कहते हैं सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्या कहते हैं, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन गाइस। दिस इज गाइस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गाइस, सैंपल और उसके आने की संभावना। तो गाइस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक मतलब गाइस सैंपल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गाइस। ये रहा सैंपल और ये उसका प्रोबेबिलिटी, सैंपल और उसका प्रोबेबिलिटी। सो गाइस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक, ठीक है। दूसरा गाइस ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गाइस हमें क्या देता है, ये दोस्तों हमें ऑब्टेन करने में हेल्प करता है गाइस मीन, ये हमें हेल्प करता है कैलकुलेट करने के लिए, मीन कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करता है। और गाइस उसी मीन को कहते हैं एक्सपेक्टेशन, क्या कहते हैं हम, एक्सपेक्टेशन गाइस। पहली बात देखना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका, पॉपुलेशन का, नाना भैया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक, ये हमें हेल्प करता है टू फाइंड द मीन, और जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन। एंड गाइस हियर वी कंक्लूड द एंटायर चैप्टर। मैंने सारी की सारी थ्योरी कवर कर दी दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप इसको 1.5 से 2 की स्पीड से देख के आपने पूरा कवर कर दिया होगा। नोट्स टेलीग्राम चैनल और रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी मैंने डाल दिए। सी यू गाइस, बाय बाय।